हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी की, या आप इसे दूसरा नाम जो दे सकते हैं वो है कृषि भूमि उपयोग मॉडल। और ये दिया गया वान थ्यूनेन के द्वारा। वान थ्यूनेन ने ये पूरा मॉडल जो दिया है उसको इन्होंने जर्मनी के संदर्भ में ये मॉडल दिया था। जर्मनी में एक कृषि क्षेत्रों के अध्ययन पर ये पूरा इनका मॉडल उसी पे आधारित है, जिसमें मंडी यानी मार्केट से दूरी के साथ साथ जो कृषि भूमि उपयोग है, ठीक, उसकी भिन्नता किस प्रकार है उसी के बारे में इन्होंने बताया था कि जो मंडी या जो बाज़ार है वो उसके जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे तो अलग अलग भूमि उपयोग की पेटियां पाई जाएंगी। उन्हीं पेटियों पे इन्होंने ये पूरा वर्गीकरण किया था और इसमें उन्होंने 6 आधार बताए, 6 पेटियों के बारे में बताया था और इसमें ऑलमोस्ट 6 अजम्पशंस भी इनके थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया भी गया है कि वान थ्यूनेन ने का जो जन्म है ये 1783 में और मृत्यु 50 में हुआ था, 1850 में। और ये जर्मन जोग्राफर हैं और अर्थशास्त्री भी ये थे। उन्होंने 1826 में ये मॉडल दिया था और उनकी ये किताब है अ मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड यूज़। ठीक, इसीलिए ये पूरा जो मॉडल है एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी वान थ्यूनेन का, इसीलिए इसे कहा जाता है एग्रीकल्चर लैंड यूज़ मॉडल। ठीक है, क्योंकि ये पूरा मॉडल इन्होंने इस किताब में मेंशन किया था और इसका पूरा जो अंग्रेजी अनुवाद हुआ था 1966 में अंग्रेजी अनुवाद हुआ था। यानी पहले इन्होंने किस भाषा में लिखा था? जर्मन वर्ड में लिखा था। ठीक है, कब लिखा था? 1826 में। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक, और किस एरिया के संदर्भ में इन्होंने बात कही थी? तो जर्मनी में जो रॉस्टॉक एक क्षेत्र है वहाँ पे, ठीक, वहाँ के समीप जो आपका मैक्लेनबर्ग है, क्या है ये ध्यान रखिएगा, मैक्लेनबर्ग है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है। कहाँ के लिए दिया था इन्होंने? मैक्लेनबर्ग में। इनका मेन मोटिव क्या था कि जो मार्केट है, ठीक, उससे जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे तो वहाँ पे जो लैंड यूज पैटर्न होगा वो कैसा होगा, इसी पे उन्होंने बात कही थी। ठीक है, तो पहले उन्होंने 2 मॉडल बताए थे शुरुआत में। उन्होंने ये बताया था पहले में कि फसल विशेष की जो उत्पादन सघनता है ये मंडी से दूरी के साथ साथ क्या होती है, ये घटती जाती है। तो जो 2 मॉडल की हमने बात किया तो मूलतः इनके 2 मॉडल थे। एक इन्होंने ये बताया था, चलिए यहाँ पे पहला जो मॉडल था इनका, किसका? वान थ्यूनेन का। उन्होंने ये बताया कि फसल विशेष की जो उत्पादन सघनता है ये जैसे जैसे हम लोग मंडी, जैसे सपोज की मंडी है, इससे जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो वो क्या होगी, जो फसल उत्पादन सघनता है ये घटती जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने गांव में देख लीजिए या अपने सिटी में देख लीजिए या कहीं भी आप रह रहे हो तो वहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो मंडियाँ होती हैं, या आप मंडी के बजाय एक सिटी ले सकते हैं। ठीक, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो क्या होगा कि जो नगरीकरण की प्रवृत्ति है, इंटेंसिटी है, वो घटती जाएगी। तो ये इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में बात कही कि जो मंडी है, जैसे जहाँ पे फसलें बेची जाती हैं, तो जो इसके नज़दीक वाला जो एरिया होगा 4 से 5 किलोमीटर में, वहाँ पे आपका सब्जियों का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे इससे दूर आप जाएंगे तो इसकी अपेक्षा ये चीज़ें घटती जाएंगी। तो पहला ये था। ठीक, यानी कि उनका ये मानना था कि जो उत्पादन सघनता का माप है ये भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में लगाई गई जो पूंजी है उस पर ये डिपेंड करता है। यानी कि जितनी अधिक मात्रा में धन आप लगा रहे हैं, श्रम लगा रहे हैं, खाद का प्रयोग करेंगे, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उतना ज़्यादा होगी। ठीक, तो यानी कि आपका यहाँ से क्या मिला कि जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ज़्यादा मिठास होगा। तो उसके बाद दूसरा जो इनका मॉडल था उसमें ये था कि मंडी से दूरी के साथ साथ जो भूमि उपयोग प्रकार है, जैसे मंडी आपका ये हो गया, इससे जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो जो लैंड यूज टाइप है यानी भूमि उपयोग प्रकार है उसमें भी भिन्नताएं, उसमें भी क्या होगी, वैरायटी पाई जाएंगी, कई कई भिन्नताएं पाई जाएंगी। वान थ्यूनेन का जो भूमि उपयोग या फसल सघनता का जो मॉडल है वो कुछ विशेष मान्यताओं पे आधारित था। उन्हीं मान्यताओं को आगे हम लोग देखेंगे। ठीक, तो दोनों ये मॉडल समझ में आया। पहले में इन्होंने क्या बताया कि जो फसल विशेष उत्पादन सघनता है ये मंडी की दूरी के साथ साथ घटती जाएगी। दूसरे में इन्होंने बताया कि जो मंडी से दूरी है उसके साथ साथ जो भूमि उपयोग है यानी जो लैंड यूज पैटर्न है उसमें क्या होगी, भिन्नता पाई जाएगी। ठीक,
तो इसका मतलब भिन्नता का मतलब दूसरा समझ गए आप कि जैसे 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 मान लीजिए ये मंडी है, मंडी के नज़दीक जो एरिया होगा, यहाँ के जो लोग खेती करते होंगे वो ऐसी फसलें उगाएंगे जिसका उपयोग इनको बेचने पे या नकदी फसलों की ज़्यादा उस पर फोकस रहेंगे ताकि इनको मंडी में इसको आसानी से बेच पाएँ। जो दूर वाले लोग रहेंगे क्या करेंगे, जैसे धान गेहूँ या इन सभी की खेती ये करेंगे। ठीक है, तो और भी चीज़ें हैं इसमें, आगे आपको देखने को मिलेगा ही। चलिए नेक्स्ट है कि इनकी मान्यताएं। अब देख लीजिए मान्यताएं, इन्होंने ये जो दो कॉन्सेप्ट बताएं जो शुरुआत में हमने बताया, ये किस पे बेस्ड था, यही इनकी मान्यताएं हैं। और इन्हीं मान्यताओं को आप समझ के इसको थोड़ा सा उल्टा कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आलोचनाओं में हो जाएगा। तो पहली मान्यता इनकी ये थी कि इन्होंने ऐसे बिलक प्रदेश की कल्पना की थी जिसके केंद्र में एक नगर हो, जिसके चारों ओर क्या हो, विस्तृत कृषि क्षेत्र हो। ठीक, यानी इनका ये मानना था कि भैया एक ये आपका सिटी हो गया, इसके चारों ओर जो शहर के बड़ा कृषि क्षेत्र हो। दूसरा इनकी मान्यता थी कि यह नगर उस बिलक प्रदेश के कृषि उत्पादन के खपत का एकमात्र बाजार हो, जो ना कहीं से यातायात करता हो और ना ही कृषि आधिक्य को किसी अन्य बाजार में बेचता हो। ठीक, तो इसको समझिए। दूसरी मान्यता इनकी ये थी कि जो ये आपका नगर है, ठीक, और जो ये आपका बिलक प्रदेश है कृषि वाला, तो यहाँ पे आपका चारों ओर जो मार्केट इसके लिए, जैसे ये आपका मान लीजिए नगर है, ये आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है। ठीक, ये वाले जो किसान हैं इसके आसपास के क्षेत्रों में अपनी फसल ना बेचें, यानी कि इधर कोई आसपास कोई नगरीय केंद्र ना हो, बल्कि क्या हो, यही एक हो और यहाँ वाला किसान भी यहीं ला के फसल बेचे और यहाँ वाला भी, यहाँ वाला भी, यहाँ वाला भी। ठीक है, और इन्होंने ये कहा कि जो उस नगर का ये जो मंडी है, ये केंद्र जो है वो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ जो भी मतलब आयात निर्यात जो भी हो आपका इन्हीं के आसपास हो, इसके बाहर कुछ भी ना हो। ठीक, दूसरा इनका ये अजम्पशन था। तीसरा देखें, इन्होंने ये माना कि इस बिलक प्रदेश में सर्वत्र एक सा प्राकृतिक वातावरण हो, यानी कि नेचुरल जो एनवायरनमेंट हो वो आपका सेम हो, अर्थात कि सर्वत्र एक समान धरातल हो, जलवायु हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमेशा एक ही तरह, जैसे गर्मी हो रही तो गर्मी हो, बरसात है तो बरसात है, सर्दी है तो सर्दी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन इनकी मान्यताएं थी तो हम लोगों को ये पढ़ना है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इस आधार पे आप आलोचना कर देंगे। ठीक है, तो इन्होंने ये माना कि सर्वत्र एक समान धरातल और जलवायु विद्यमान हो, आइसोलेटेड स्टेट की संकल्पना की बिलक प्रदेश की, और बिलक प्रदेश को माना कि ये बिलक जो प्रदेश है ये नगर का, इसका जो संकेंद्रण हो या बाजार का जो केंद्र है वो एकमात्र ही हो जो नगर के बीच में हो, और जो बाहर से आयात किया जाता है या निर्यात किया जाए, ठीक, वो आपका क्या हो, इसी के आसपास हो, बाहर से अन्य किसी केंद्रों से ना हो। ठीक है, चौथा इनका मानता है कि इसमें बसने वाले जो कृषक हैं ये अधिकतम लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हों, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए ललायित हों, तथा नगर में मांग के अनुसार फसलों की किस्मों में फेरबदल करने में सक्षम हो। यानी कि जो यहाँ के कृषक हों, ठीक, यहाँ के फार्मर हों, उन्हें क्या हो, उन्हें बहुत ज़्यादा लालसा हो धन कमाने की, यानी कि अधिकतम लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हों। तो जैसे नगर में मान लीजिए कि आपका सब्जी में किसी चीज़ की डिमांड बढ़ी, तो वो क्या करें कि जो आसपास के किसान हैं वो उसी के अकॉर्डिंग अपने फसलों में फेरबदल करें कि जिसकी डिमांड बढ़ी उसको खपत वो ज़्यादा करें, यानी कि उसकी बुआई ज़्यादा करें। ठीक है, संपूर्ण बिलक प्रदेश में एक ही प्रकार के परिवहन साधनों की उपलब्धता थी। अब देखिए बात करें परिवहन साधन की, तो इसमें जो उस समय 1826 में इन्होंने मॉडल दिया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 1966 में इनके जो मॉडल था इसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया। तो इन्होंने ये माना था कि उस समय 1826 में तो जो परिवहन सुविधाएं थी वो कौन सा था, घोड़ा गाड़ी था। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने ये पूरा मॉडल दिया था। अब इसके मॉडल की रिलेवेंसी की भी बात हम लोग आगे करेंगे कि क्या ये वर्तमान में भारत में या विश्व में इस मॉडल का प्रासंगिकता है कि नहीं है। ठीक है, चौथा जो इनका अजम्पशन था वो ये था कि परिवहन व्यय जो है, यहाँ पे परिवहन व्यय दूरी तथा भार के अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपको आना है तो भार और दूरी दोनों पे डिपेंड करेगा। जैसे आपको नॉर्मल 1 क्विंटल भार लाना है तो ये मान लीजिए भाड़ा यहाँ पे आपका 10 रुपया हो गया, यहीं आपको 5 क्विंटल लाना है तो ये आपका 50 रुपया ले लिया।
दूसरी तरफ यहाँ डिस्टेंस बढ़ा दीजिए, 1 ही क्विंटल लाना है और ये आपका 5 किलोमीटर रेंज है, ये आपका 1 किलोमीटर रेंज है, तो 1 किलोमीटर में सस्ता होगा। जब आप दूरी बढ़ा देंगे तो ये आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा कि दूरी और भार दोनों के अनुपात में जो यहाँ पे आपका परिवहन व्यय है, ठीक, यानी भाड़ा है, वो आपका क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो अब देखिए यहाँ से इनके अजम्पशन से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। मैं अलग से आपको एक एग्रीकल्चर का MCQ कराऊंगा जिसमें इस पे भी आपका प्रश्न मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। यहाँ से पूछा जाएगा कि इनका जैसे वान थ्यूनेन की मान्यताएं थी, वान की मान्यताएं थी, यहाँ पे आप समझिएगा। तो इसमें आपका मान लीजिए दे दिया कि नंबर 1 पे आइसोलेटेड स्टेट, आइसोलेटेड स्टेट, ठीक, या यूनिफॉर्म रीजन, यूनिफॉर्म रीजन या यूनिफॉर्म प्लेन। ठीक है, इस तीसरा दे दिया ये वाला पूरा लिख के कि परिवहन व्यय दूरी और भार के अनुपात में बढ़ता है। चौथा दे दिया है सभी। तो आप यदि पूरा ध्यान से एक बार देखे रहेंगे तो आप क्या लगाएंगे, सभी यहाँ पे राइट है। ठीक है, तो ये तो एक मॉडल हम बता रहे हैं किस तरह से पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें, तो मान्यताएं तो हो गई थी। अब हम लोग बात करते हैं कृषि भूमि की पेटियाँ। यहाँ से भी प्रश्न आता है क्योंकि इसमें पूछ देता है डायरेक्ट कि पहली पेटी में क्या था, सबसे नज़दीकी वाली पेटी कौन सी थी। ठीक है, और इनकी एक और थ्योरी है, बिटरेंट थ्योरी, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन इसमें हम लोग केवल बात करेंगे एग्रीकल्चर लैंड यूज़ मॉडल की। ठीक है, कृषि भूमि उपयोग की पेटियाँ इन्हीं सब की। पहली पेटी में उन्होंने ये बताया कि जैसे ये नगर हो गया, नगर के सबसे समीप की जो पेटी होगी उसमें क्या होगा कि उसमें ऐसे फसलों का उत्पादन किया जाएगा जो जल्दी नष्ट होने वाले हों, जिनका भंडारण नहीं हो सकता था। तो भंडारण इसलिए इन्होंने बोला क्योंकि उस समय उतनी ज़्यादा तकनीकी विकसित हुई नहीं थी, इसलिए इन्होंने बोला कि भैया जो सेंटर है, नगर है, इसके आसपास का जो एरिया है, यहाँ पे हम लोग ऐसे चीज़ों का प्रोडक्शन करेंगे जो आसानी से हम लोग मार्केट में बेच पाएँ, क्योंकि हमारे पास भंडारण की सुविधाएं हैं नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए जल्दी से बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, लेके चले आएंगे। ठीक है, तो इन्होंने इसलिए इसमें पहली पेटी में बोला कि भैया इसमें आप क्या करो, सब्जी उगाओ, दूध, फल, ठीक, जैसे खराब होने वाली वस्तुओं को उगाने के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि पहले पेटी में इन्होंने बताया। क्योंकि उस समय जो परिवहन सुविधा थी वो क्या थी, घोड़ा गाड़ी। अब घोड़ा गाड़ी आप 100 किलोमीटर चलाएंगे तो ये पहुंच तो पाएगी नहीं। अब क्या है कि वर्तमान सुविधाएं बहुत हो गई हैं। आप जानते हैं कि जैसे पुणे या नासिक से जो प्याज वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, या जैसे कि उत्तराखंड वगैरह में भी जो चीज़ें जाती हैं तो ये मैदानी क्षेत्रों से ही जाती हैं, सब्जी वगैरह मैक्सिमम जो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि परिवहन सुविधाएं आज विकसित हैं। ट्रेन है, आप पुणे से इलाहाबाद ला रहे हैं तो आराम से जो है मंगा लेंगे, और प्रिजर्व का तकनीकी भी है भंडारण की, तो उसको महीनों आप रख सकते हैं। ठीक, दूसरा ये था कि दूसरी पेटी में उन्होंने ये बताया कि चलो हमने खाने की व्यवस्था कर ली, अब क्या है कि वनों और लकड़ी उगाने के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि। तो दूसरे में इन्होंने क्या बताया, दूसरे में कि उस समय गैस वगैरह तो था नहीं, LPG, तो इन्होंने कहा कि भैया जब हमारे पास दूध आ जाएगा, सब्जी आ जाएगी, ठीक, तो हम खाने के लिए ये व्यवस्था करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि दूसरी पेटी में जो लकड़ियाँ हैं जलाने के लिए या घर बनाने के लिए, ठीक, तो वन और लकड़ी उगाने के लिए दूसरी पेटी में इन्होंने बात कही कि जैसे यहाँ के लोग क्या हैं, नगरों के लोग जैसे मान लीजिए खाना बनाने के लिए यूज करेंगे तो यहाँ से आसानी से इसको ले जा पाएंगे, तो इससे क्या होगा, परिवहन व्यय इनका कम होगा। ठीक है, तीसरी पेटी में इन्होंने बताया कि तीसरी जो पेटी होगी ये गहन कृषि की पेटी होगी, यानी कि इसमें अब हमारे पास क्या हो गया, लकड़ी हो गई, ठीक, सब्जी भी मिल गया, आप आसानी सब्जी बना लेंगे। अब रोटी की व्यवस्था कहाँ से की जाए, तो इन्होंने कहा कि तीसरी जो पेटी होगी इसमें गहन कृषि की जाएगी। तो इससे क्या होगा, तीसरी पेटी से आपका गहन कृषि हो गई, तो उसके बाद आपका यहाँ से देखिए दूसरी में लकड़ी मिल गया, अब यहाँ से आप रोटी की व्यवस्था कर लेंगे, गेहूँ, चावल, ये सभी। ठीक है, और चौथी पेटी में इन्होंने ये बताया कि चौथी पेटी में जो फसल और चारागाह इसमें था, ठीक है, तो इनकी बात इन्होंने कही चौथी पेटी में। और इसमें देखिए फसल वाला जो क्षेत्र है वो ज़्यादा था, कहीं कहीं आपको पड़ती भूमियाँ भी यहाँ थी, लेकिन वो बहुत रेयर में या नगण्य आप मान सकते हैं। ठीक,
तो ये किसका मानना था, वान थ्योनेन ने जो माना था उसके हिसाब से। और पाँचवें में देखिए इन्होंने ये माना कि पांचवा जो पेटी होगी उसमें भूमि 3 क्षेत्र की फसल प्रणाली का अनुसरण करेगी। और ये देखिए आपका प्रश्न देखिए इससे कई बार पूछा गया और यही प्रश्न कई बार पूछा है कि ये आपका हायर में भी पूछा गया है कि वान थ्योनेन के किस मॉडल में 3 कृषि प्रणालियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो फसल की 3 कृषि प्रणाली किस में है, तो 5वीं पेटी में है। इसमें देखिए 1/3 पे आपका फसल उगा रहा है, घास का मैदान भी 1/3 पे है और आपका परती के लिए छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका 5वीं पेटी होगी। छठी पेटी में उन्होंने बात कही पशु चारण पेटी, यानी कि जो अंतिम पेटी होगी इसमें जो छुटुआ पशु हैं, छुट्टे पशु जानवर, इसको इसमें छोड़ दिया जाएगा और ये आप अपना यहाँ पे आराम से पशु चारण करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा 6 हो गया। अब यहाँ से समझिए कि जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, पहली पेटी में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, चौथी में क्या है, 5वीं में और छठी में, ये आपको एकदम रटा होना चाहिए। और जिस तरह से हमने एक ट्रिक बनाया आसानी से, उसी तरह से आप समझेंगे कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए, खाने की व्यवस्था करनी है। तो आपको मान लीजिए आसानी से सब्जी मिल गई, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, सब्जी कच्चे तो खाएंगे नहीं, उसको पकाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी लकड़ी की। तो लकड़ी आपको दूसरी पेटी में मिल गया। अब लकड़ी और सब्जी की व्यवस्था होगी। अब आपको चावल और रोटी देखना है, तो तीसरे में आपका गहन कृषि हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपको चाहिए कि भैया हमने फसल भी उगा लिया, अब जो हमारे पास पशु हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की जाए, तो आपका ये चारागाह की बात इन्होंने कही। और तीसरे में अब सब कुछ हो गया, तो अब हर चीज़ जो है बराबर रखा जाए। तो जो 3 कृषि प्रणालियाँ वो 5वीं पेटी में आ गई कि इसमें फसल भी रहेगा, चारागाह भी रहेगा और कुछ परती भी छोड़ दिया जाए, ताकि आगे जो फसल है उसको उगाने के लिए प्रोडक्शन भी इससे ज़्यादा होगा। और अंतिम पेटी में इन्होंने पशु चारण की बात कही। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपका मॉडल दिखाया गया है। इसमें ये तो पहला जो मॉडल 1826 में इन्होंने दिया, एक केंद्र वाला। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपने ही मॉडल को मॉडिफाई किया। उन्होंने ये बताया कि भैया मान लो कि यदि जो शहर है उसके बीच में कोई नदी बह रही हो, ठीक, तब इन्होंने नदी के अनुसार पेटियों का वर्गीकरण किया। और पहली पेटी देखिए यहाँ पे आपका इन्होंने ये बनाया और इसमें ये बताया कि इसमें सब सेंटर भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले में एक ही सेंटर था, तो दूसरे में इन्होंने बताया कि एक सब सेंटर हो सकता है जो छोटा नगर हो, जहाँ पे अपना व्यापार क्षेत्र हो। ठीक है, पहले में इन्होंने एक ही बताया कि ये है, लेकिन दूसरे में इन्होंने बताया कि यहाँ पे एक सब सेंटर भी हो सकता है, छोटा सा नगर हो सकता है जिसका अपना व्यापार क्षेत्र। और जो नदियाँ, ये नदियों की संकल्पना इन्होंने की, ये इन्होंने ये बताया कि ये नदियाँ ऐसी नहीं है कि ऐसे ही हों, बल्कि ये नौकायन योग्य नदियाँ होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप नाव चला सकें। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे नाव चलाई जा सकती है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, पहली पेटी यहाँ पे ये क्या है, जो आपका ये सेंट्रल सिटी हो गया। और यहाँ पे देखिए आपका जो दिखाया गया ये नेविगेबल रिवर हो, यानी कि नौकायन नदी हो। उसके बाद देखिए पहला जो ग्रीन एकदम दिखाया है, ये क्या है, ये मार्केट गार्डनिंग और मिल्क प्रोडक्शन के लिए पहली पेटी हो गई। दूसरे में इन्होंने कहा फायरवुड और लंबर प्रोडक्शन यहाँ पे है दूसरे में। ठीक, वन या लकड़ी उत्पादन हो गया दूसरी पेटी में। और तीसरी में इन्होंने कहा कि क्रॉप फार्मिंग विदाउट फैलो, ठीक है, यानी फसल उत्पादन बिना परती के। और तीसरे में इन्होंने कहा कि क्रॉप फार्मिंग फैलो एंड पॉस्चर। तो इसमें नेक्स्ट देखिए तीसरा हो गया, ये चौथा है। ठीक है, चौथे में इन्होंने कहा कि फसल उत्पादन होगा, परती भूमि भी रहेगी और आपका ग्रासलैंड भी रहेगा। ठीक है, और ज़्यादातर इसमें क्या है, चौथे में इसमें फसल के लिए जो खेती का क्षेत्र होगा वो ज़्यादा रहेगा। और पाँचवें में इन्होंने 3 फील्ड सिस्टम की बात कही और छठे में इन्होंने लाइव स्टॉक फार्मिंग यानी पशु चारण वाली बात कही। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर हो गया और यही आपसे परीक्षाओं में पूछा जाने वाला, यहाँ से उनकी मान्यताओं से प्रश्न पूछा जाएगा। और ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, 3 फील्ड सिस्टम किस में थी, 5वीं में। एक और यहाँ पे हमने ऐड किया स्लाइड, ये आपका है वान थ्योनेन के मॉडल से ही है। इसमें इन्होंने क्या बोला था कि पहले में क्या था, मार्केटिंग या मार्केट गार्डनिंग होगा। दूसरे में इन्होंने फॉरेस्ट्री की बात कही थी, यानी कि वन उत्पादन वाला। ठीक है,
और तीसरे में इन्होंने जो गहन कृषि उत्पादन की बात कही थी, तो वो आपका यहाँ पे 6 ईयर क्रॉप रोटेशन की बात थी, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने बात कही थी 7 ईयर एरेबल, तो यानी कि यहाँ पे 7 वर्षीय जो चक्रीय फार्मिंग की बात कही थी इन्होंने, ठीक है। चौथी पेटी में देखिए बात ये है कि कहीं कहीं आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा तो आप ये न कहें कि ये हमने कहीं नहीं पढ़ा था, इसलिए इसको मेंशन किया गया है, ठीक है। और पांचवा जो आपका ये है 3 फील्ड सिस्टम, वो हमने बताया ही। और छठे में आपका लाइव स्टॉक, तो ये तीसरे और चौथे को इस नाम से भी जाना जाता है, 6 ईयर क्रॉप रोटेशन, और ये 7 ईयर अरेबल यानी कि विद फॉलोइंग, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए आज हम लोग इसके प्रासंगिकता की बात कर लें कि जो आइसोलेटेड स्टेट की बात इन्होंने कहा था वो आपका दुनिया के किसी हिस्से में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो पहला तो मान्यताओं पे आपका ये आलोचना होगी। दूसरा ये कि आजकल जो भूमि का आर्थिक किराया है न केवल बाजार से या दूरी से तय होता है, बल्कि संचार नेटवर्क की निकटता और जलवायु, उच्चावच, सुरक्षा आदि कई कारकों पे भी तय होता है। यानी जो भूमि का किराए की बात चल रही थी, ठीक, तो उसकी इन्होंने ये बोला कि आलोचना में हम लोग बात करेंगे कि जलवायु, उच्चावच और सुरक्षा के दृष्टि से जो जैसे नगर के निकट जो भूमि होगी उसका किराया ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने बात की एक क्षेत्र में कई बाजार केंद्र होते हैं, ऐसा नहीं कि एक आपका सिटी हो गया इसमें एक ही जगह सारा चीज़ मिलेगा। तो इसलिए बाजार का केंद्र, आकार व प्रभाव समय के साथ बदलता है, तो इसलिए भी इनकी आलोचना की गई। इसके अलावा परिवहन, परिरक्षण और पैकेजिंग क्षेत्र में तकनीकी प्रगति के कारण जो दूर दराज से खराब होने वाली और भारी वस्तुएं ये आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, क्योंकि तकनीकी हो गई है, ठीक। उसके लिए देखिए उदाहरण के लिए अमूल दूध, आप सोच सकते हैं अमूल दूध और दुग्ध उत्पाद पूरे भारत में खरीदे जा सकते हैं, भले ही उत्पादन का स्रोत इसका कुछ भी हो, लेकिन ये आपका पैकेजिंग करके आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो हालांकि वानथ्यूनेन अभी भी उन जगहों के लिए प्रासंगिक हैं जहां परिवहन और संरक्षण सुविधाओं की कमी है। तो यदि आप अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो जहां पे ऐसे एरिया जहां पे तकनीकी सुविधाओं का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है बल्कि अभाव है, वहाँ पे वानथ्यूनेन का मॉडल आज भी प्रासंगिक है। यदि भारत के संदर्भ में हम लोग बात करें इनकी प्रासंगिकता की, तो गाँव का जो एरिया है, ठीक है, जो पिछड़े एरिया हो गए, गांव के जो क्षेत्र हो गए, आप वहाँ पे देखेंगे कि एक गांव में मान लीजिए मंडी है बड़ी सी, ठीक, और इसके 5 से 7 किलोमीटर के रेंज में, ठीक, जो लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी यानी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये कहाँ पे ला रहे हैं, इसी मंडी में ला रहे हैं। तो इसका कुछ हद तक आज भी भारत के गाँवों में इनकी प्रासंगिकता विद्यमान है, ठीक। आप अपने गांव जहां रह रहे हो वहां पे भी आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें एक हद तक विद्यमान है। हालांकि सभी पेटियां तो नहीं पाई जाएंगी, लेकिन कुछ पेटियों का वितरण वहां पे आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि गांव में आप देखेंगे जैसे एक मंडी आपका यहाँ लग रही है, दूसरी मंडी जो लगेगी वो कम से कम 15 से 20 किलोमीटर दूर लगेगी। तो 10 किलोमीटर के लिए जो सेंटर है आपका यही तो मंडी हुआ। तो लोग 10 किलोमीटर से यहाँ आएंगे ना अपना सब्जी या जो भी फसली चीज़ें उसको बेचने के लिए, ठीक है। तो वही है बात यहाँ पे चल रही है इनकी प्रासंगिकता की। तो हालांकि पहली बार इन्होंने ही इस संदर्भ में इतना बेहतरीन ढंग से इसको बताया, और इनकी जो आलोचना इस आधार पे भी होती है क्योंकि आज तकनीकी सुविधाएं हैं, परिवहन सुविधाओं का विकास बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए आज दूरी का कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि उस समय जब उन्होंने बात कही थी उस समय क्या था, घोड़ा गाड़ी था, लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जैसे रेलवे हो गया और जल परिवहन है, वायु परिवहन है, ठीक है। तो चलिए एक और जो सूचना आप लोगों को देनी थी कि आप देखिए अनअकैडमी जो लाइव आपका ये यूट्यूब पे चलता है, ठीक है, यूजीसी नेट का, इस पर ढेर सारे एजुकेटर आपको मिल जाएंगे। एजुकेटर हैं जो आपका फर्स्ट पेपर भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और ज्योग्राफी में भी यहाँ पे आपका जल्दी आपको लाइव क्लासेस यहाँ पे मिलेंगी, और टोटल मेरी जो क्लासेस यहाँ पे रहेंगी वो आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल जाएंगी। अनअकैडमी के ऐप पे भी कुछ क्लासेस चलेंगी जो वहाँ पे भी आपका ये ओपन रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए यदि आप अनअकैडमी के बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी ने देखिए आपका एक डिस्काउंट ऑफ़र यहाँ पे लाया है। तो इसमें देखिए आपका 28 जनवरी तक यदि आप
कोर्सेज को परचेज करते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा यूजीसी नेट सेक्शन में। और उस डिस्काउंट को लेने के लिए आप ये इस मेरे कोड को यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपको नंबर भी दिया गया है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके और ज़्यादा डिटेल जो भी लेना चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि यदि आपको ज्वाइन करना है तो यहाँ पे देखिए लिखा रहेगा सब्सक्राइब नाउ, आगे यूज़ कोड। तो इस कोड को यूज करेंगे आप तो आपको 30% का डिस्काउंट अपने आप मिल जाएगा। और ये आपका पूरा रिपब्लिक डे का ऑफ़र है, तो आपके लिए ये गुड न्यूज़ भी है। यदि आप लोग जानना चाहते हैं या उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे अदर सब्जेक्ट वाले भी हैं, कॉमर्स के अच्छे एजुकेटर यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट पेपर भी आपको यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है, काफ़ी MCQs, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे बताने का मात्र उद्देश्य यही है कि आपको कहीं से कोई चीज़ें मिले तो आप उसको पढ़ते चलिए। MCQs पे ढेर सारे आपको मिल जाएंगे, अलग अलग सेक्शन के अलग अलग टीचर यहाँ पे आपको एजुकेट किए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी ढेर सारे यूट्यूब चैनल होंगे जिसको आप लोग, हाँ बस ये रहे कि आप थोड़ा सा अपना माइंड ओपन करके कि ये ध्यान रखा करिए कि जो मानकता है इसकी, कोई आपको गलत बता दिया चीज़ें तो उस चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि गलत चीज़ें पढ़ने से नुकसान ये होगा कि हो सकता है एग्ज़ाम में कभी कभी यूजीसी नेट JRF की बात करूं तो इसमें होता ये है कि जैसे मान लीजिए आप नेट कई बार हैं, JRF से आपका 1 से 2 प्रश्नों से रुक रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी टीचर का पढ़ रहे हैं, वो 1-2 प्रश्न आपको गलत बता दिया और यही कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में है, तो आप एग्ज़ाम में 1-2 नंबर से रुक जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है दुख की बात है ये। तो इसलिए आप इस चीज़ों को ध्यान रखिए कि कंटेंट ढेर सारे हैं, लेकिन आपको पढ़ना कहाँ से, कौन सा कंटेंट मानक है, स्टैंडर्ड है, गलतियाँ कहाँ पे नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। यदि पूरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।